अगर आपने कैंडल रेंज थ्योरी को सही तरीके से सीख लिया तो ये आपकी ट्रेडिंग रिजल्ट्स को पूरी तरह बदल सकती है। इस वीडियो के बाद आपके पास वो स्किल्स होंगी जिनकी मदद से आप इस कॉन्सेप्ट को पहचान भी पाएंगे और अपनी ट्रेडिंग प्लान में सही तरीके से इस्तेमाल भी कर पाएंगे। तो चलिए सीधे इसके डिटेल्स में चलते हैं। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, चार्ट्स पर जाने से पहले हमें इस कॉन्सेप्ट की थ्योरी समझनी होगी। चार्ट पर दिखाई देने वाली हर कैंडल एक विजिबल प्राइस रेंज या प्राइस मूवमेंट को रिप्रेजेंट करती है, या इसे और आसान भाषा में समझें तो हायर टाइम फ्रेम पर दिखाई देने वाली एक कैंडल लोअर टाइम फ्रेम के अंदर होने वाली कई प्राइस मूवमेंट्स की एक समरी होती है। हर कैंडल की एनाटॉमी में चार चीज़ें होती हैं: ओपन प्राइस, क्लोज प्राइस, हाई प्राइस और लो प्राइस। ध्यान रखिए, अभी हमें ये सिर्फ एक कैंडल दिखाई दे रही है, लेकिन चाहे ये किसी भी टाइम फ्रेम की हो, अगर हम इसे किसी और लोअर टाइम फ्रेम पर जूम करके देखें तो यही प्राइस मूवमेंट हमें और ज़्यादा डिटेल में दिखाई देगा। इसी डिटेल मूवमेंट को हायर टाइम फ्रेम कैंडल के अंदर का लोअर टाइम फ्रेम रेंज कहा जाता है। और एक बात हमेशा याद रखिए, CRH का मतलब होता है कैंडल रेंज हाई और CRL का मतलब होता है कैंडल रेंज लो। थोड़ी ही देर में हम समझेंगे कि ये दोनों इतने इम्पोर्टेंट क्यों हैं। अब एक और कॉन्सेप्ट है जिसे समझना बहुत ज़रूरी है, और वो है पावर ऑफ थ्री। मैंने इस कॉन्सेप्ट को पहले अपने चैनल पर डिटेल में कवर नहीं किया था, लेकिन अब हम समझेंगे कि ये क्या है, कैसे काम करता है और CRT ट्रेडिंग मॉडल में इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। पावर ऑफ थ्री एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो मार्केट मूवमेंट्स का पूरा फ्लो दिखाता है। मार्केट के तीन मुख्य फेजेस होते हैं। पहला फेज़ है अक्यूमुलेशन। अक्यूमुलेशन एक ऐसी रेंजिंग प्राइस एक्शन होती है जहां मार्केट साइडवेज मूव करता है। इसी दौरान अक्सर मार्केट मेकर्स और रिटेल ट्रेडर्स अपने पेंडिंग ऑर्डर्स छोटी वॉल्यूम्स में प्लेस करते हैं। शायद आपने दूसरे ट्रेडर्स से इसके बारे में सुना होगा, लेकिन अगर अभी भी कन्फ्यूजन है तो इसे बहुत आसान तरीके से समझते हैं। अक्यूमुलेशन सिर्फ एक प्रिपरेशन फेज़ होता है जो आने वाले बड़े मूव की तैयारी करता है। दूसरा फेज़ होता है मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन अक्यूमुलेशन के बाद आने वाला पहला ब्रेकआउट होता है, लेकिन जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, ये ब्रेकआउट अक्सर एक फॉल्स मूव होता है जिसका मकसद ट्रेडर्स को ट्रैप करना होता है। अब कई लोग पूछते हैं कि ट्रेडर्स ट्रैप क्यों होते हैं। इसका जवाब बहुत आसान है। ट्रेडिंग एक कंपटीशन है। अगर कुछ ट्रेडर्स प्रॉफिट कमाएंगे तो कुछ ट्रेडर्स को लॉस भी होगा। इसी वजह से मैनिपुलेशन उन ट्रेडर्स को ट्रैप करता है जो मार्केट मूवमेंट को सही तरीके से नहीं समझ पाते। अब तीसरा और आखिरी फेज़ आता है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन मैनिपुलेशन के बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में होने वाला मूव होता है। अगर मैनिपुलेशन अपसाइड की तरफ हुआ था तो ज़्यादातर केसेस में डिस्ट्रीब्यूशन डाउनसाइड की तरफ देखने को मिलता है। मार्केट के ये तीनों फेजेस अक्सर सेशन बेस्ड ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज में भी दिखाई देते हैं। मान लीजिए एशियन सेशन मार्केट को साइडवेज मूव करवाता है और एक अक्यूमुलेशन बनाता है। फिर लंदन सेशन उसी अक्यूमुलेशन को ब्रेक करता है, चाहे अपसाइड हो या डाउनसाइड। इसके बाद लंदन सेशन की मैनिपुलेशन मार्केट को प्रिपेयर करती है ताकि न्यूयॉर्क सेशन लंदन के ऑपोजिट डायरेक्शन में प्राइस को मूव कर सके। मुझे यकीन है आपने ये पैटर्न चार्ट्स पर कई बार देखा होगा, लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, ऐसा हर बार नहीं होता। कभी कभी एशियन सेशन ही डिस्ट्रीब्यूशन कर देता है और उसके बाद लंदन सेशन साइडवेज मूव करके अक्यूमुलेशन बनाता है। हालांकि ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है, क्योंकि आमतौर पर लंदन सेशन सबसे हाई वॉल्यूम ट्रेडिंग सेशन होता है। ज़्यादातर केसेस में लंदन सेशन किसी ट्रेंड को बनाता है या उसे ब्रेक करता है, साइडवेज नहीं चलता। लेकिन अगर कभी ये रेयर पैटर्न दिखाई दे तो संभव है कि मार्केट न्यूयॉर्क सेशन की मैनिपुलेशन के लिए तैयारी कर रहा हो, ताकि पूरा मार्केट साइकिल फिर से रिपीट हो सके। अब कैंडल रेंज थ्योरी के दो केसेस होते हैं। सबसे पहले हम बुलिश केस को समझते हैं। आमतौर पर कैंडल रेंज थ्योरी मॉडल एक हायर टाइम फ्रेम पर बनने वाली मल्टीपल कैंडल्स की सीक्वेंस होती है। अब देखते हैं ये कैसे काम करती है। सबसे पहली हायर टाइम फ्रेम कैंडल अपने हाई और लो के बीच एक लोअर टाइम फ्रेम ट्रेडिंग रेंज बनाती है। उसके बाद आने वाली अगली हायर टाइम फ्रेम कैंडल पहली कैंडल की लिक्विडिटी को अपने विक से स्वीप करती है, और फिर सीक्वेंस की आखिरी हायर टाइम फ्रेम कैंडल पहले हुए ब्रेक की ऑपोजिट डायरेक्शन में ब्रेकआउट देती है। यहाँ पहला ब्रेक कैंडल रेंज लो की लिक्विडिटी स्वीप होता है, यानी यहाँ भी हमें पावर ऑफ थ्री जैसा ही कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है।
इसमें भी एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन शामिल होते हैं। मैंने सीआरटी को समझाने के लिए सिर्फ 3 कैंडल्स का एग्जाम्पल लिया है, लेकिन ध्यान रखिए ये हमेशा सिर्फ 3 कैंडल्स का पैटर्न नहीं होता। ज़्यादातर केसेस में ये मल्टीपल कैंडल्स की सीक्वेंस होती है। सबसे ज़रूरी बात यह है कि इसका पैटर्न बार बार इसी तरह रिपीट होता है। उदाहरण के लिए यहाँ देखिए, यहाँ कई कैंडल्स बनी हैं। पहली कैंडल को हम सीआरटी मॉडल कैंडल मानते हैं। उसके बाद आने वाली कुछ कैंडल्स उस सीआरटी कैंडल के हाई या लो को ब्रेक नहीं करती, लेकिन इससे एनालिसिस इनवैलिड नहीं होता, क्योंकि हम साफ देख सकते हैं कि कैंडल रेंज लो की तरफ मैनिपुलेशन ब्रेक कुछ कैंडल्स बाद हुआ। इसी तरह मैनिपुलेशन के बाद डिस्ट्रीब्यूशन या एक्यूमुलेशन भी ज़रूरी नहीं कि तुरंत ऑपोजिट डायरेक्शन में तेज़ मूव करे। अक्सर प्राइस कई कैंडल्स के दौरान धीरे धीरे ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। यही रूल ऑपोजिट साइड के ब्रेक पर भी लागू होता है। अगर सीआरटी मॉडल कैंडल बनने के बाद प्राइस पहले कैंडल रेंज हाई को मैनिपुलेशन के साथ ब्रेक करता है, तो हम कैंडल रेंज लो की तरफ सेल साइड ट्रेड्स ढूंढेंगे। सीआरटी मॉडल और इसका पैटर्न मार्केट में कई बार दिखाई देता है, लेकिन कभी कभी ये फॉल्स सिग्नल्स भी देता है। इसलिए ट्रैप होने से बचने के लिए हमें हाई प्रोबेबिलिटी सीआरटी मॉडल्स की पहचान करना आना चाहिए। सीआरटी ट्रेडिंग मॉडल की क्वालिटी बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि सीआरटी मेन कैंडल किसी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट या की लेवल के पास बने। वैसे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट और की लेवल दोनों लगभग एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। इनमें ऑर्डर ब्लॉक्स, सप्लाई एंड डिमांड जोन्स, फेयर वैल्यू गैप्स और इम्बैलेंसेस जैसे कॉन्सेप्ट्स शामिल होते हैं, यानी वो लेवल्स जहां मार्केट के स्ट्रॉन्ग रिएक्शन देने की संभावना ज़्यादा होती है। अगर ये पैटर्न कुछ स्पेसिफिक ट्रेडिंग आवर्स में बने तो सीआरटी मॉडल की क्वालिटी और भी बेहतर हो जाती है। ध्यान रखिए, ये टाइमिंग न्यूयॉर्क टाइम जोन के हिसाब से होती है। हालांकि टाइम कोई मैंडेटरी रूल नहीं है, लेकिन इससे ट्रेड की प्रोबेबिलिटी ज़रूर इम्प्रूव होती है। जितने ज़्यादा रूल्स एक साथ अलाइन होंगे, उतनी ही सेटअप की क्वालिटी और प्रोबेबिलिटी बेहतर होगी। अब चलिए चार्ट्स पर चलते हैं और देखते हैं कि कैंडल रेंज थ्योरी वास्तव में कैसे काम करती है। आमतौर पर हम अपना एनालिसिस हायर टाइम फ्रेम से शुरू करते हैं। इस एग्जाम्पल में हम सबसे पहले 4 आवर चार्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। शुरुआत में मार्केट ने डाउनसाइड की तरफ एक पुश दिया, उसके बाद अपसाइड की तरफ एक पुल बैक आया। इस पुल बैक ने एक इंटरनल लोअर हाई को ब्रेक किया और एक नया इंटरनल हायर हाई बना दिया। और क्योंकि इससे पहले इंटरनल ट्रेंड डाउन ट्रेंड में था, लेकिन अब माइक्रो स्ट्रक्चर अप ट्रेंड में बदल गया, इसलिए हमें बुलिश साइड की तरफ एक इंटरनल चेंज ऑफ कैरेक्टर मिला। इसके बाद मार्केट ने लगातार हायर हाइज और हायर लोज बनाकर इस नए अप ट्रेंड को रिस्पेक्ट किया। अब यहाँ इस एग्जाम्पल को देखिए, यहाँ हमें एक लिक्विडिटी स्वीप दिखाई देती है। प्राइस ने स्विंग लोज को ब्रेक किया, लेकिन उसके बाद एक्सपेक्टेड डाउन ट्रेंड कंटिन्यू नहीं हुआ, बल्कि प्राइस तुरंत अपसाइड की तरफ रिजेक्ट हो गया। मैं हमेशा कहता हूँ कि ऐसे मूव्स में ट्रैप होने से बचना बहुत ज़रूरी है। कुछ समय बाद मार्केट ने अपने हायर टाइम फ्रेम मैक्रो अप ट्रेंड को कंटिन्यू कर दिया। अब हमें एक्सटर्नल लेवल पर भी बुलिश चेंज ऑफ कैरेक्टर मिल गया, यानी अब इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों स्ट्रक्चर एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो चुके हैं। सिर्फ प्राइस एक्शन को देखकर ही हम समझ सकते हैं कि मार्केट कैसे बिहेव कर रहा है। अगर आपको सिंपल मार्केट स्ट्रक्चर पढ़ना आ गया तो मार्केट की हायर प्रोबेबिलिटी डायरेक्शन समझना काफ़ी आसान हो जाता है। उदाहरण के लिए यहाँ मार्केट ने अपसाइड की तरफ एक और पुश दिया, फिर डाउन साइड की तरफ एक पुल बैक आया। इसलिए स्विंग लेवल्स की फॉर्मेशन और उनका मार्केट स्ट्रक्चर में यूज़ समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हमें हायर लो बनता हुआ दिखाई देता है तो हमें पता है कि मार्केट अभी भी अप ट्रेंड में है, और जब मार्केट अप ट्रेंड में हो तो बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढना सबसे लॉजिकल अप्रोच होता है। आखिर ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड लेकर खुद के लिए मुश्किल क्यों पैदा करें। इसके बाद मार्केट ने एक और स्ट्रॉन्ग अपसाइड पुश दिया, जिसने नया हायर हाई बनाया और एक बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी दिया। अब अगर हम रीसेंट प्राइस एक्शन को देखें तो साफ पता चलता है कि मार्केट अभी भी अप ट्रेंड फॉलो कर रहा है। आखिरी जो कैंडल हमें दिखाई दे रही है वो 5 AM की है, और जैसा कि हमने पहले बताया था, ये एक इम्पॉर्टेंट टाइम है। क्योंकि हम 4 आवर टाइम फ्रेम पर हैं, इसलिए अगली कैंडल 9 AM की बनेगी। ये एक बहुत एग्रेसिव कैंडल है, जो ये दिखाती है कि मार्केट में हाल की तुलना में कहीं ज़्यादा वॉल्यूम के साथ बड़े पोजीशंस ओपन हुए हैं। क्योंकि मैं अपने टॉपिक्स को लेवल की लिक्विडिटी भी स्वीप कर ली, जिसे लोअर टाइम फ्रेम पर और भी क्लियरली देखा जा सकता है। इतनी एग्रेसिव मूव देखकर ज़्यादातर ट्रेडर्स डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि मार्केट अब डाउन ट्रेंड में आ चुका है,
और वो जल्दी से सेल पोजीशंस लेना शुरू कर देते हैं। उन्हें उम्मीद होती है कि मार्केट नए लोअर लोज और लोअर हाइज बनाएगा और पूरा डाउन ट्रेंड स्ट्रक्चर शुरू हो जाएगा। लेकिन उनकी सबसे बड़ी गलती होती है इम्पेशंस। वो इमोशंस में आकर जल्दी डिसीजन ले लेते हैं। अब देखते हैं कि एक पेशेंट ट्रेडर क्या करता है। अगर हम कुछ और कैंडल्स बनने का इंतज़ार करें तो स्मार्ट ट्रेडर्स नोटिस करेंगे कि मार्केट की स्पीड काफ़ी स्लो हो गई है और मार्केट एक रेंज में मूव कर रहा है। हाईएस्ट प्राइस पर ध्यान दें। ये कुछ और नहीं बल्कि एक एक्यूमुलेशन है। जैसा कि हमने पहले समझा था, एक्यूमुलेशन एक साइडवेज रेंज होती है जो बड़े मूव की तैयारी करती है। और एक्यूमुलेशन के बाद अक्सर क्या आता है? मैनिपुलेशन। अब सोचिए, क्या ये बड़ी बेरिश कैंडल वही मैनिपुलेशन हो सकती है? अगर हम पावर ऑफ 3 को कैंडल रेंज थ्योरी के साथ कंबाइन करें और उस समय को भी ध्यान में रखें जब ये बड़ी कैंडल बनी, तो हम इसकी लिक्विडिटी मार्क करेंगे, यानी इसका कैंडल रेंज लो। यही वो लेवल है जिसे सबसे पहले ब्रेक किया गया और इसी सीआरटी मेन कैंडल का कैंडल रेंज हाई भी मौजूद है। इस एग्रेसिव मूव ने यहाँ एक इम्बैलेंस भी क्रिएट किया। चार्ट पर इस खाली जगह को देखिए। यही एक इनएफिशिएंसी है जिसे मार्केट बाद में भरने की कोशिश करता है। और क्योंकि सबसे पहले मैनिपुलेशन कैंडल रेंज लो को ब्रेक करके हुई थी, इसलिए अब हमारी एक्सपेक्टेशन होगी कि मार्केट खुद को रीबैलेंस करे और कैंडल रेंज हाई की तरफ डिस्ट्रीब्यूशन करे। यानी अब हम सिर्फ बाइंग सेटअप्स ढूंढ रहे हैं। अब चलिए 30 मिनट टाइम फ्रेम पर जूम करते हैं। अगर हम रीसेंट प्राइस एक्शन देखें तो इसी कैंडल से मार्केट ने अपसाइड की तरफ ट्रेंड रिवर्सल शुरू किया। इस कैंडल से पहले मार्केट लगातार डाउन ट्रेंड में था, लेकिन रिवर्सल के बाद मार्केट ने इंटरनल लेवल पर हायर हाइज और हायर लोज बनाना शुरू कर दिया। अगर हम इस कैंडल को एक डिमांड जोन माने और देखें कि प्राइस तेज़ी से वापस उसी डिमांड की तरफ आ रहा है, तो हम डिमांड जोन के ऊपर बाइंग ऑर्डर्स प्लेस कर सकते हैं। स्टॉप लॉस को डिमांड जोन के नीचे रखा जा सकता है, या और भी सेफ अप्रोच अपनानी हो तो इस टाइम फ्रेम के आखिरी स्विंग लो के नीचे रखा जा सकता है। इस एग्जाम्पल में हम एक थोड़ा बड़ा स्विंग ट्रेड देख रहे हैं, इसलिए टेक प्रॉफिट के लिए हमारा टारगेट कैंडल रेंज हाई होगा। लेकिन मेरी पर्सनल ओपिनियन में इतना बड़ा रिस्क टू रिवॉर्ड लेना ज़रूरी नहीं है। मेरे हिसाब से 1-4 रिस्क टू रिवॉर्ड भी काफ़ी अच्छा होता है, भले ही सेटअप 1-8 या उससे भी ज़्यादा देने की क्षमता रखता हो। ट्रेडिंग में कभी भी ज़रूरत से ज़्यादा ग्रीडी मत बनिए। यहाँ हमारी एक्सपेक्टेशन बस इतनी है कि मार्केट एक नया अप ट्रेंड स्ट्रक्चर बनाए। पूरे सेटअप का मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि कैंडल रेंज लो पर मैनिपुलेशन करने के बाद प्राइस को ऊपर ले जाया जाए। अब चलिए प्राइस एक्शन को प्ले करते हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं, ट्रेड टेक प्रॉफिट पर क्लोज हो गया। मैं मानता हूँ कि सीआरटी मॉडल शुरुआत में थोड़ा मुश्किल लग सकता है क्योंकि आप हायर टाइम फ्रेम ट्रेंड के साथ ट्रेड करते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म में आपको पुल बैक्स पकड़ने के लिए कुछ समय तक ट्रेंड के अगेंस्ट सोचना पड़ता है। यही इस स्ट्रैटेजी का सबसे चैलेंजिंग हिस्सा है। बाकी पूरी स्ट्रैटेजी काफ़ी मैकेनिकल है और इसमें सब्जेक्टिविटी भी बहुत कम है। असल में ये सिर्फ रिपीटिंग पैटर्न्स हैं जो आपको बार बार दिखाई देंगे अगर आप लगातार चार्ट्स देखें, प्रैक्टिस करें और बैक टेस्ट करें। अब इस मार्केट को देखिए। शुरुआत में मार्केट साइडवेज कंसोलिडेट कर रहा था। कभी ऊपर कंसोलिडेट हुआ, कभी नीचे कंसोलिडेट हुआ, फिर कंसोलिडेशन अपसाइड की तरफ ब्रेक हुई जिससे नया हायर हाई बना। उसके बाद एक पुल बैक आया जिसने नया हायर लो बनाया और फिर नए हायर हाइज बनने लगे। कंसोलिडेशन से बाहर निकलने वाला पहला हाई एक बुलिश इंटरनल चेंज ऑफ कैरेक्टर था, क्योंकि उसी लेवल से मार्केट इंटरनल लेवल पर अप ट्रेंड में कन्वर्ट हुआ था। माइक्रो स्ट्रक्चर पर भी हमें लगातार हायर लोज दिखाई देते हैं और दूसरे इंटरनल हाई को ब्रेक करने के बाद बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी मिलता है, जिसके बाद मार्केट लगातार हायर हाइज और हायर लोज बनाता हुआ इंटरनल अप ट्रेंड प्रिंट करता है। लेकिन हमारी सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट हमेशा मैक्रो स्ट्रक्चर में होती है। हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को सीधे स्विंग पॉइंट्स की मदद से मार्क कर सकते हैं। यहाँ से एक हायर लो बना, फिर एक एक्सटर्नल हायर हाई बना, उसके बाद एक और एक्सटर्नल हायर लो बना और फिर मार्केट ने अपसाइड की तरफ एक स्ट्रॉन्ग पुश दिया जिससे नए मैक्रो हाइज बने। इसके बाद डाउन साइड की तरफ एक पुल बैक आया, लेकिन ये पुल बैक पिछले वाले से ऊपर ही ख़त्म हुआ और फिर आखिरी बुलिश इम्पल्स आया जिसने इस चार्ट पर दिखाई देने वाला आखिरी एक्सटर्नल बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाया। अब जब हमने पूरे मार्केट का एनालिसिस कर लिया तो हमें साफ पता है कि मार्केट अभी भी अप ट्रेंड फॉलो कर रहा है
और अभी तक मार्केट ने कोई सिग्निफिकेंट लिक्विडिटी स्वीप या बड़ा ट्रैप क्रिएट नहीं किया है। प्राइस अभी तक काफ़ी क्लीन तरीके से अपसाइड की तरफ मूव कर रहा था। अगर ट्रेंड इसी तरह कंटिन्यू करता है तो हमारी एक्सपेक्टेशन होगी कि पहले डाउनसाइड की तरफ एक पुल बैक आए, फिर मार्केट वापस अपसाइड की तरफ पुश करे और इसी तरह का अप ट्रेंड स्ट्रक्चर बनता रहे। अब अगर ध्यान से देखें तो ये बड़ी कैंडल 5 AM पर बनी है। यही वो टाइम है जिसे मैंने पहले याद रखने के लिए कहा था, क्योंकि इसी समय अक्सर हाई वॉल्यूम के साथ एग्रेसिव मैनिपुलेशन देखने को मिलती है। अब अगर हम पावर ऑफ थ्री और कैंडल रेंज थ्योरी दोनों को साथ में लागू करें तो हम इस कैंडल के लिक्विडिटी टारगेट्स मार्क करेंगे, यानी इसका कैंडल रेंज हाई और कैंडल रेंज लो। अगर ध्यान से देखें तो अगली कैंडल सबसे पहले कैंडल रेंज लो को ब्रेक करती है, लेकिन उसी कैंडल ने पिछले लो को ब्रेक करने के तुरंत बाद अपसाइड की तरफ रिवर्सल भी दे दिया। और पिछले एग्जाम्पल की तरह इस बड़े मूव ने प्राइस एक्शन में एक इनएफिशिएंसी छोड़ दी, यानी इस एरिया में मार्केट अभी इनएफिशिएंट है। और जैसा कि हम जानते हैं, मार्केट अक्सर इन इनएफिशिएंसीज को फिल करता है। इस एग्जाम्पल में इसका मतलब है कि प्राइस इवेंचुअली अपसाइड की तरफ मूव करेगा और ये हमारे लिए एक शानदार कॉन्फ्लुएंस बन जाता है, क्योंकि स्मार्ट मनी कैंडल रेंज लो की लिक्विडिटी लेने के बाद अब अनटैप्ड कैंडल रेंज हाई की लिक्विडिटी लेने की कोशिश कर सकता है। अब चलिए और जूम करते हैं ताकि इस जोन के अंदर की प्राइस एक्शन को और अच्छे से देख सकें। इसके लिए हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पर आते हैं। अगर हम आखिरी इम्पल्स से पहले वाली कैंडल को डिमांड जोन माने और उसी डिमांड जोन पर बाइंग ऑर्डर रखें तो स्टॉप लॉस डिमांड जोन के नीचे रखा जा सकता है या फिर आखिरी स्विंग लो के नीचे। और इस एग्जांपल में मैं दूसरी अप्रोच प्रेफर करता हूँ, क्योंकि डिमांड जोन काफ़ी छोटा है और इतनी छोटी डिमांड शायद छोटे स्टॉप लॉस को सपोर्ट करने के लिए हाई क्वालिटी ना हो। इसलिए यहाँ भी हम एक स्विंग ट्रेड टारगेट कर रहे हैं जो थोड़ी ज़्यादा देर तक चल सकता है। अगर हम टेक प्रॉफिट सीधे कैंडल रेंज हाई के ऊपर रखें तो हमें काफ़ी छोटा रिस्क टू रिवॉर्ड मिलेगा, क्योंकि स्टॉप लॉस काफ़ी बड़ा है। लेकिन इसमें कोई दिक्कत नहीं, हम स्विंग हाइस को टारगेट कर सकते हैं और एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं कि मार्केट अप ट्रेंड कंटिन्यू करते हुए बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाएगा, जिससे हमें लगभग 1/3 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मिल जाएगा। अब चलिए प्राइस एक्शन को प्ले करते हैं। और हाँ, ट्रेड सक्सेसफुली टेक प्रॉफिट तक पहुंच गया, यहाँ तक कि प्राइस उससे भी ऊपर चला गया, जिससे और बड़ा रिस्क टू रिवॉर्ड भी मिल सकता था। लेकिन फ्यूचर को इतनी एक्यूरेसी से कोई नहीं जान सकता। मेरे लिए 1/3 रिस्क टू रिवॉर्ड बिल्कुल पर्याप्त है। और अगर ध्यान दें तो इस पूरे ट्रेड के दौरान काफ़ी सारी कैंडल्स बनी। अगर हम इन्हें और ध्यान से देखें तो शायद हमें और भी ट्रेडिंग सेटअप्स मिल जाए। और हाँ, यहाँ एक और सेटअप मौजूद है, एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप जो डिमांड जोन बनने के थोड़ी देर बाद बना था। यही मार्केट स्ट्रक्चर समझने की सबसे बड़ी खूबसूरती है। आपको सिर्फ एक नहीं बल्कि कई अच्छे सेटअप्स दिखाई देने लगते हैं, लेकिन इसके लिए चार्ट्स देखने की प्रैक्टिस और ट्रेंड आई चाहिए। अब सबसे कॉमन प्रॉब्लम की बात करते हैं। ज़्यादातर ट्रेडर्स को CRT मेन कैंडल पहचानने में दिक्कत होती है। इस प्रॉब्लम को काफ़ी हद तक दूर करने का एक आसान तरीका है उन स्पेसिफिक टाइम्स को फॉलो करना जिनका मैंने पहले जिक्र किया था, और 4 आवर चार्ट पर बनने वाली एग्रेसिव कैंडल का इंतज़ार करना। अब इस एग्जांपल में सीधे मेन पॉइंट पर आते हैं। अगर हम इस कैंडल पर कर्सर रखें तो ये 1 AM की कैंडल है जो एक इम्पॉर्टेंट टाइम है। अब हमें क्या करना है, इसका कैंडल रेंज हाई और कैंडल रेंज लो मार्क करना है और हमेशा की लेवल्स तथा पॉइंट्स ऑफ इंटरेस्ट का एनालिसिस भी करना है। यही वजह है कि कैंडल रेंज थ्योरी मार्केट एनालिसिस में इतनी पावरफुल बनती है। इस चार्ट पर सबसे रीसेंट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एक सप्लाई जोन है, और जैसा कि हम जानते हैं सप्लाई जोन आखिरी कैंडल होती है जिसके बाद स्ट्रॉन्ग इम्पल्स आता है। यहाँ हम साफ देख सकते हैं कि CRT मेन कैंडल इसी सप्लाई जोन को फिल करती है, यानी मार्केट का ओवरऑल आउटलुक अब बेरिश है। उसके बाद अगली कैंडल पिछली कैंडल के हाई की लिक्विडिटी लेती है और तुरंत डाउनसाइड की तरफ रिवर्स होकर सबसे पहले कैंडल रेंज हाई को ब्रेक करने के बाद कैंडल रेंज लो को भी ब्रेक कर देती है। अब इसे ट्रेड करने का एक तरीका ये हो सकता है कि हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पर जूम करें, क्योंकि सप्लाई जोन पूरे रेंज के मुकाबले काफ़ी छोटा है। जब प्राइस अपनी लिक्विडिटी स्वीप पूरी करके डाउनसाइड की तरफ रिवर्स हो जाए
तो डाउन ट्रेंड शुरू होने के बाद एंट्री सेटअप ढूंढें। इस केस में सबसे आसान और इफ़ेक्टिव सेटअप होता लिक्विडिटी स्वीप के बाद सेल पोजीशन लेना, जहां बेरिश मोमेंटम वाली कैंडल अग्रेसिवली डाउनसाइड की तरफ पुश करती है। स्टॉप लॉस हायर टाइम फ्रेम सप्लाई जोन के ऊपर और टेक प्रॉफिट कैंडल रेंज लो के नीचे, क्योंकि प्राइस पहले कैंडल रेंज हाई को मैनिपुलेट कर चुका है, इसलिए अब हमारा टारगेट कैंडल रेंज लो होगा। अब एक बार पूरे कॉन्सेप्ट का रिकैप कर लेते हैं ताकि सब कुछ बिल्कुल क्लियर हो जाए। CRT मेन कैंडल कई अलग अलग टाइम फ्रेम्स पर मिल सकती है, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस में इसे 4 आवर चार्ट पर पहचानना सबसे आसान है। हम सबसे पहले उस CRT मेन कैंडल को पहचानते हैं जो बताए गए स्पेसिफिक आवर्स पर एग्रेसिव मूव के साथ बनती है। फिर उसका कैंडल रेंज हाई और कैंडल रेंज लो मार्क करते हैं। इसके बाद इंतज़ार करते हैं कि अगली कैंडल सबसे पहले रेंज के किस साइड को ब्रेक करती हैं, चाहे हाई हो या लो। इस एग्जांपल में सबसे पहले लो ब्रेक हुआ था। इसके बाद हम 4 आवर टाइम फ्रेम से 15 मिनट टाइम फ्रेम पर जूम करते हैं। आप चाहे तो 30 मिनट टाइम फ्रेम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मुझे पर्सनली 4 आवर और 15 मिनट का कॉम्बिनेशन सबसे बेहतर लगा। इसका मतलब ये नहीं कि यही सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन है। आप अलग अलग कॉम्बिनेशंस खुद टेस्ट कर सकते हैं और कमेंट्स में भी बता सकते हैं कि आप अपना ट्रेडिंग प्लान कैसे स्ट्रक्चर करते हैं। अब वापस 15 मिनट टाइम फ्रेम पर आते हैं। क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट कैंडल रेंज हाई की तरफ जाएगा, इसलिए हमें ऐसे एंट्री मॉडल्स ढूंढने हैं जो अप ट्रेंड को सपोर्ट करें। यहाँ जो प्राइस एक्शन दिखाई दे रही है उसमें 4 आवर CRT कैंडल भी शामिल है। पर्पल जोन 4 आवर जोन को दिखाता है और येलो जोन के अंदर 15 मिनट चार्ट दिखाई दे रहा है। यहाँ हमें सबसे पहले कैंडल रेंज लो का ब्रेक भी दिखाई देता है और जैसा कि हमने पहले कहा, अब हमारा टारगेट कैंडल रेंज हाई है, इसलिए हम सिर्फ बुलिश एंट्री सेटअप्स ढूंढेंगे। अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम पर जूम करें तो यहाँ एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप दिखाई देता है। अब हमारे पास दो पोजिशनल सेटअप्स हैं। पहला सेटअप फेयर वैल्यू गैप के ऊपर बाइंग ऑर्डर, स्टॉप लॉस फेयर वैल्यू गैप के नीचे और टेक प्रॉफिट कैंडल रेंज हाई के ऊपर। इस सेटअप में आप मानकर चलते हैं कि प्राइस फेयर वैल्यू गैप के नीचे नहीं जाएगा। ये अप्रोच थोड़ी रिस्की है, लेकिन पर्सनली मुझे इसी अप्रोच से बेहतर सेटअप्स मिले हैं। दूसरा पोजिशनल सेटअप भी उसी फेयर वैल्यू गैप पर एंट्री लेता है, लेकिन इस बार स्टॉप लॉस कैंडल रेंज लो के नीचे रखा जाता है। इस सेटअप में आप मानकर चलते हैं कि प्राइस पहले कैंडल रेंज हाई को ब्रेक करेगा, उसके बाद ही कैंडल रेंज लो टूटेगा। इस तरह के सेटअप्स में आमतौर पर जीतने वाले ट्रेड्स ज़्यादा होते हैं, क्योंकि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो थोड़ा कम होता है। मैं खुद ये ट्रेड तभी लेता हूँ जब हायर टाइम फ्रेम से और ज़्यादा कन्फर्मेशन मिल रही हो, जैसे अगर कोई स्ट्रॉन्ग की लेवल मौजूद हो जहाँ टेक प्रॉफिट रखा जा सके। इससे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो और बेहतर हो जाता है। बस इस वीडियो में इतना ही। अगर CRT स्ट्रेटजी को सही तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए तो ये बेहद पावरफुल स्ट्रेटजी है, लेकिन इसके लिए आपको प्राइस एक्शन, मार्केट स्ट्रक्चर और लिक्विडिटी पर अच्छी पकड़ बनानी होगी। तभी आप CRT मॉडल का सबसे एफिशिएंट तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे। ट्रेडिंग के सभी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को गहराई से सीखने के लिए मेरे चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं। मैंने सभी कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझाया है। आपकी अगली ट्रेडिंग सेशन शानदार रहे। गुड लक, फिर मिलते हैं।